हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अनसॉल्व्ड पेपर सीरीज इंग्लिश मीडियम लेकर चल रहे हैं और हिंदी मीडियम की सीरीज जो है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं, हिंदी मीडियम के 2022 एंड 2023 तक के अनसोल्ड 2020 2019 ये 4 साल के सेट हिंदी मीडियम के ऑलरेडी हमारे चैनल पर रिकॉर्ड होकर डले हुए हैं। इन्हें आप बड़े आराम से कर सकते हैं, बट हम बहुत जल्दी 2024 का भी हिंदी मीडियम का सेट लेकर आने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए आज हम लोग लाए हैं केमिस्ट्री अनसॉल्व्ड पेपर 2022 सेट नंबर 3 347 जीजे कोड के साथ हम लोग आए हैं और आज हम लोग सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से आप तक पहुंच सकें और आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन घर बैठे फ्री में आसानी से कर सकें। ठीक है ना? तो ना ही कोई विलंब करते हुए हम लोग बहुत जल्द अपने टारगेट यानी कि सेट को सॉल्व करने की प्रिपरेशन करते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर 3 में जैसा कि आप जानते हैं कि पहला क्वेश्चन जो होता है वो हमारा मल्टीपल चॉइस का होता है, एमसीक्यूज का होता है। तो उसी के बारे में हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये जो है वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको ध्यान नहीं देंगे। फर्स्ट के बी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर B1 का बी क्वेश्चन नंबर, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? वेस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ऑप्टिकल रोटेशन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। 1 का सी जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन? इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, H2 + Cl2 2HCl। 1 के डी की बात करते हैं। हाउ मैनी प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप्स डज ग्लूकोज हैव? हाउ मैनी प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप्स डज ग्लूकोज हैव? ग्लूकोज में कितने प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप हैं? अब देखिए क्या होता है कि प्राइमरी यानी 1 डिग्री एल्कोहल की पहचान होती है CH2OH ग्रुप जुड़ा होता है। 2 डिग्री एल्कोहल की पहचान होती है CHOH ग्रुप जुड़ा होता है। 3rd डिग्री एल्कोहल की पहचान होती है COH ग्रुप। तो अगर हम 1 के डी में ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखें, CHO होता है, CHOH का होल 4 होता है, CH2OH होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल CH2OH के लिए जाना जाता है, जिसमें कि केवल एक ही ग्रुप हमारे पास आता है जिसका नाम है CH2OH। तो प्राइमरी अल्कोहल इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1। 1 के ई की बात करते हैं। Which of the following substance gives haloform reaction? तो इनमें से पहला ऑप्शन जो है RCOCH3, ये कीटोन है। क्या है? कीटोन। कीटोन जो है वो है, कीटोन और एल्डिहाइड जो होते हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रेजेंट करते हैं, बाद बाकी कोई भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। 1 के एफ की बात करते हैं कि
व्हाट इज फॉर्म इन कार्बिल एमीन रिएक्शन? कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या बनता है? तो इसका पहला ऑप्शन है साइनेट, साइनाइड, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइड। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, कार्बिल एमीन रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो हम लोगों ने इसके 5 एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। फर्स्ट का बी हो गया, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का ई और फर्स्ट का एफ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए में, तो सेकंड का ए जो है वो हमारा आउट ऑफ सिलेबस, इसलिए इसको यहां से आउट ऑफ कर देंगे। और अब हम लोग चलेंगे सेकंड के बी पे। Can I explain the difference between osmosis and diffusion with example? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एग्जाम्पल बताना है विद एग्जाम्पल के। तो सेकंड का बी, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। सेटअप बना देते हैं, ऑस्मोसिस और इस साइड लिख देते हैं डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस नंबर 1, इन ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड। यानी ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उपयोग की जाती है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज होता है, ठीक है ना। और इधर का पहला, इन डिफ्यूजन नो एसपीएम, एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड, इसका कोई यूज नहीं होता है। नंबर 2, इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में, इस प्रक्रम में देयर इज ओनली फ्लो of solvent molecules, flow of solvent molecules। यानी इस प्रोसेस में केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही फ्लो कर सकते हैं। और इधर क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द फ्लो of solvent as well as solute। यानी यहां पर सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट भी फ्लो हो सकता है या फ्लो होता है। नंबर थर्ड पार्ट पर चलते हैं, थर्ड पोर्शन पे। इट टेक्स प्लेस from lower concentration to higher concentration, lower concentration to higher concentration। यानी ये केवल कम सांद्रता से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है। और इधर क्या हो जाएगा, नंबर थर्ड, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम
higher concentration to lower concentration. Number 4, it applies to only solution, यानी ये केवल विलेन में, सॉल्यूशन में ही अप्लाई होता है, लागू होता है. नंबर 4, it applies solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. Number 5, it can be stopped. It can be stopped or reversed. It can be stopped or reversed by applying pressure on the solution with higher concentration. और उधर हो जाएगा नंबर 5, it can be not stopped or reversed. यानी इसको ना तो स्टॉप किया जा सकता है और ना ही रिवर्स किया जा सकता है, और ये रिवर्स भी हो सकता है और स्टॉप भी किया जा सकता है. ठीक है ना. तो इस तरह से हमारा सेकंड का बी कंप्लीट हो जाता है. आपने कॉपी कर लिया होगा. हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलेंगे 2 के सी पर. सेकंड के सी ऑप्शन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी. सेकंड के सी में क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी. डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी. तो डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी. तो यहां पर हम लोग पहले लिखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी लिखते हैं. तो इट स्टेट दैट, क्या लिखते हैं? इट स्टेट दैट the reciprocal of specific resistance is called specific conductivity. It is denoted by kappa. It is the reciprocal of specific resistance is called specific conductivity. तो ये फॉर्मूला बनता है क्या?
कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, 1/रो, वेयर रो इज इक्वल टू RA/L। तो इसकी वैल्यू को रख देते हैं, कप्पा इज इक्वल टू 1/RA/L, तो L कहाँ होगा, ऊपर होगा, तो कप्पा इज इक्वल टू L/RA, या कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A, इसको क्लासिफाइड कर दिया, तो कप्पा इज इक्वल टू C इंटू L/A। C क्या है, कंडक्टिविटी होती है, जो कि कंडक्टिविटी यानी C इज इक्वल टू होता है 1/R। तो ये हमारी हो गई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और अब हमको करना है मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, तो हम फिर से हेडिंग डालेंगे मोलर कंडक्टिविटी और उसके बारे में लिखेंगे। तो उससे ये आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे, तो इसको हम साफ करें और अब हम लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी of an electrolytic molar conductivity of an electrolytic solution at dilution V, वॉल्यूम यानी डाइल्यूशन, डाइल्यूशन को हम वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। V इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन containing 1 mole of the electrolyte containing 1 mole of the electrolyte, 1 mole of the electrolyte। कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट solution at dilution is the conductance of the solution containing 1 mole of the electrolyte dissolved in V centimeter cube, V centimeter cube, इतने वॉल्यूम में डिसॉल्व किया ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन, it is denoted by mu और कैप है। तो म्यू इक्वल टू फॉर्मूला बनता है कप्पा इंटू वी, कप्पा इंटू वी। अब V जो है 1000/C और 1000/m, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो हम V की वैल्यू रखते हैं, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/C इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस हो जाता है स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी में। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं सेकंड के डी पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, सेकंड का जो डी है वो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए पर चलते हैं। थर्ड के ए पर, ये भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, इसको भी हम लोग छोड़ देंगे।
अब बारी आ रही है थर्ड के बी की। तो थर्ड के बी के लिए हम चलेंगे, उससे पहले आप लोगों से एक बार इसको आपने कॉपी कर लिया होगा, हम साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बी। और उससे पहले एक अनुरोध है कि भैया वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल में सब्सक्राइब नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप पढ़ें, अपने फ्रेंड सर्किल को शेयर करें। पूरी गारंटी के साथ पूरे यूट्यूब पर पूरा अनसॉल्व्ड एक साथ सॉल्यूशन बनाकर देने वाला कोई भी चैनल नहीं होगा। ओनली सिंगल और सिंगल जीविका केमिस्ट्री क्लासेस है जो आपको पूरा सॉल्यूशन बनाकर दे रहा है। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहे। आप पढ़ें और अपने फ्रेंड सर्किल को पढ़ाएं। और जैसा मैंने भैया आपसे कहा है कि प्लीज कमेंट करते वक्त अपना नेम एंड डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर डालें। अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम, मैं आपका एड्रेस नहीं पूछ रहा हूं कि आप कहां से जुड़े हुए हैं, इससे मतलब नहीं। अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर डाल दें, जिससे मैं भी तो पहचान सकूं कि हमारे बच्चे हमसे कहां कहां से जुड़े हुए। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड के बी में कह रहा है राइट IUPAC नेम्स फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहला दिया गया है NI, इसका फर्स्ट पार्ट है NiCO का होल 4। तो देखिए इसमें नाम जब हम लिखते हैं तो हमें चार चीजों की जरूरत पड़ती है, IP, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एंड ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर IP जो होता है वो बड़े ब्रैकेट के बाहर होता है, तो इसमें बड़े ब्रैकेट के ना तो पहले है कुछ और ना ही बाद में है, तो IP इज नॉट प्रेजेंट। लिगेंड की बात करें तो CO है जिसका नाम कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल के चार हैं तो इसका हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल। और क्योंकि ये न्यूट्रल होता है इसलिए इसका सामान्य नाम होगा मेटल का, निकेल हो जाएगा, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो IUPAC जो नाम बनेगा वो हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं क्या दिया गया है सेकेंड पार्ट में। K2ZnOH का होल 4, K2ZnOH का होल 4, K2ZnOH का होल 4। अब देखिए इसमें कि IP दिया हुआ है, बड़े ब्रैकेट से पहले है, तो पोटेशियम और IP का नाम लिखते समय उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी जाती है। वैसे डाई पोटेशियम होना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है, केवल पोटेशियम लिखा जाएगा। लिगेंड की बात करेंगे तो OH है, OH के चार है तो टेट्रा हो जाएगा, और OH का नाम है हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो, ठीक है ना। और सेंट्रल मेटल की बात करें तो जिंक है, बट OH जो होता है वो निगेटिव लिगेंड है, इसलिए इसमें जिंकेट हो जाएगा, हो जाएगा ZINCAT, जिंकेट। और ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो 2 आ जाएगा। अब IUPAC नाम बनाए तो ये हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। और बहुत ही जल्द आपके पास नोट्स आपको ऑलरेडी बनवाए गए होंगे, आपके प्रिय गुरुजन बंधुओं ने बनवाया होगा। और अगर फिर भी आपसे नहीं बन पाए हैं किसी कारणवश, तो मैं कारण नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द हम नोट्स पर भी वर्क करने वाले हैं और कंटिन्यू आपके पास नोट्स आते जाएंगे। तो थर्ड का भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। थर्ड के C पर चलने, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के फंक्शन की बात करना है, तो इसे आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग थर्ड के सी पर चलते हैं। थर्ड का सी कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। तो थर्ड का सी हेडिंग डाल दो, फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। मीनिंग मिस्टेक हो सकती है लिखते समय, जल्दी में लिखते समय, कि वीडियो आपका बहुत ज्यादा लेंदी ना हो जाए, तो लिखते समय कुछ मीनिंग्स मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इस बात का कोई इश्यू नहीं बनता। आप कतई परेशान ना हो, आप सही मीनिंग लिखें। और आगे हम लोग चलते हैं इसमें कि फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर 1 की फॉर्मेशन ऑफ मसल्स। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ मसल्स, है ना, मसल्स के फॉर्मेशन में काम करता है, मसल्स को बनाने यानी शारीरिक वेट को बढ़ाने का काम करता है। नंबर 2 में होगा रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज, रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज। रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करता है, ऑफ द बॉडी एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडीज। बॉडीज की डैमेज सेल्स को, टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करता है, एंड लेंथ को, बॉडी की, बच्चे की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है एक प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एंजाइम्स और हार्मोन का सिंथेसिस करता है, निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। नंबर 4 पर रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स, रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड अदर फ्लूइड्स। बॉडी में पीएच वैल्यू को रेगुलेट करता है और अदर फ्लूइड्स मतलब अदर लिक्विड्स जो होते हैं उनकी भी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है। नंबर 5 पर है कंट्रोल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हेरेडिटिकल कैरेक्टर्स एंड मूवमेंट्स, को कंट्रोल करता है। ये हमारे फंक्शन हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। प्रोटीन के जो फंक्शन होते हैं वो ये होते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन हमारी फंक्शन आएगा। इसी क्वेश्चन में जोड़ रखा है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो है हम आपको सेट फर्स्ट, ठीक है, सेट फर्स्ट में 2022 के सेट फर्स्ट में करवा चुके हैं, इसलिए अब इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, आप वहीं से सेट फर्स्ट से कंप्लीट कर लें। थर्ड के डी की बात करते हैं। जो थर्ड का डी है वो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको भी हटा देंगे। हम लोग पहुंचे हैं फोर्थ के ए पर। कहां पर पहुंचे? फोर्थ के ए पर पहुंचे हैं। तो ये वाला काम आपने कॉपी कर लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स प्लीज। देखिए बेटा, बहुत मेहनत लगती है अनसॉल्व्ड का सॉल्यूशन बनाने में।
और सोल्यूशन बनाने के बाद उसे रिकॉर्ड करने में भी समय लगता है, लाइव नहीं किया जा सकता है, 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो कृपया करके लाइक, कमेंट एंड शेयर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेट का जो थर्ड है, फोर्थ का जो ए आया, हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ए पर पहुंच चुके हैं। 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। राइट नट्स इक्वेशन एंड कैलकुलेट ईएमएफ फॉर द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ठीक है ना। तो इस हिसाब से पहले तो हम नट्स इक्वेशन को राइट कर देते हैं पहले। अच्छा चलो शेल की बात कर लेते हैं। शेल दिया गया है Fe सॉलिड, Fe2+ और 0.001 m, H+1 m H2 गैस, और दिया गया है प्रेशर 1 बार। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। तो बात करते हैं नट्स इक्वेशन की। नट्स इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Fe2+ अपॉन H+। ये नट्स इक्वेशन हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। अब हम लोग इसी की वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, और जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसको हम सॉल्व करते हैं। और दिया गया 0 माइनस पॉइंट के 44। ऐसा क्यों हुआ, एक हमारा हाइड्रोजन दिया गया है और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, और Fe2+ का क्वेश्चन में दिया गया है -0.44 वोल्ट, ठीक है। और -0.0591 अपॉन 2, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2+ 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, लॉग 0.001 अपॉन 1 की पावर 2, ठीक है ना, की पावर 2। अब आप भी जानते हैं कि ये माइनस माइनस को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, पॉइंट के 44 आ जाएगा, -0.0591 अपॉन 2 लॉग। इसे हम 10 की पावर -3 लिख सकते हैं और अपॉन 1 हो सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.44 माइनस 2 का डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.02, 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 2 5 जा log 10 की पावर -3, इतनी वैल्यू हो जाएगी। फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, 0.44 माइनस 0.2955 और ये हो जाएगा -3 log 10। इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया तो हो जाएगा 0.44 माइनस 0.02955 और ये हो जाएगा -3 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा 0.44 माइनस 0.02955 और इंटू माइनस का 3 हो जाएगा। इधर कर देता हूं, यह आ जाएगा 0.44 माइनस 0.0 3 का मल्टीप्लाई कर दो भैया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16
और 3 9 जा 27 और 1 28, 3 2 जा 6, 2 जा 8, ये आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब प्लस आ जाएगा तो भैया सबका टोटल कर देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ जाएगा 0.53265, 53265 इसको ऐड कर दिया हमने, या इसको टू लिख सकते हैं 0.53 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ का ए कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे फोर्थ के बी पर। तो जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी है वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे और हम चलते हैं फोर्थ के सी। तब तक आप इसको कॉपी करिए। देखते हैं फोर्थ का सी क्या कह रहा है कि व्हाट आर एमाइंस, एक्सप्लेन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस गिविंग वन एग्जांपल। तो आपने इसको कॉपी कर लिया होगा और हम लोग फोर्थ के सी पर चलने वाले हैं। फोर्थ के सी पर क्वेश्चन है व्हाट आर एमाइंस। तो फोर्थ का सी और हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग एमाइंस। क्या डाल लेते हैं? एमाइंस। तो क्या लिखेंगे कि दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, these are the organic compounds, these are the organic compounds derived by replacing, derived by replacing, these are the organic compounds derived by replacing one or more hydrogen atoms, replacing one or more hydrogen atoms, one or more hydrogen atoms of ammonia molecule, of ammonia molecules, ammonia molecules by alkyl or aryl groups, by alkyl or aryl ग्रुप्स। अमोनिया के वन या वन से ज्यादा, है ना, वन और वन मोर हाइड्रोजन एटम्स को एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप्स के द्वारा रिप्लेस करके जो कंपाउंड ऑब्टेन होता है वो कहलाता है एमाइंस। फॉर एग्जांपल NH3 को हमने रिएक्ट करा दिया RX के साथ, NH3 को हमने रिएक्ट कराया RX के साथ, तो बनता क्या है RNH2 और माइनस का HX निकल जाता है। ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी एमाइंस हो जाता है। और अगर इसको रिएक्ट तो ये हो जाएगा RRNH, फिर से माइनस का HX निकल जाएगा, ये 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। और पुनः अगर इसको हम रिएक्ट करवा दें RX के साथ तो फिर से HX निकल जाएगा, तो RRRN, ये 3rd डिग्री एमाइंस हो जाए, टर्सरी एमाइंस हो जाएगा। बाद में उसने कहा है कि what are amines, explain primary, secondary and tertiary amines giving one example each। तो क्या लिखते हैं? प्राइमरी एमाइंस। प्राइमरी एमाइंस, those amines which contain
those amines which contain NH2 group are called primary या 1 degree amines. Example, its general formula are NH2. For example, CH3NH2 मेथिलेमीन हो जाता है, CH3CH2NH2 एथिलेमीन हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी एमाइंस की। सेकेंडरी एमाइंस सेम डेफिनेशन, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। दोज एमाइंस which contain NH group are called 2 degree amines, यानी secondary amines. Its general formula is RRNH. For example, CH3NH मेथेनामीन हो जाएगा या डाइमेथिलेमीन हो जाएगा, इसका नाम डाइमेथिलेमीन, अथवा CH3NH2H5 एथिल मेथिल एमीन हो जाएगा। अब चलते हैं टर्सरी एमाइंस इक्वल टू, तो क्या वही डेफिनेशन, थोड़ा सा चेंज, दोज एमाइंस which contain N group are called tertiary amines. Its general formula is RRRN. For example, CH3NN CH3 ट्राइमेथिलेमीन, तीनों एल्काइल ग्रुप सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये जो एग्जांपल लिखा है इसका नेम होगा ट्राइमेथिल एमीन। तो इस तरह से 4 का C हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब बारी है 4 के D की, तो ये वाला आप लोग कॉपी करिएगा और हम लोग चलने वाले हैं 4 के D पर। तो इसको मैं साफ करता हूं और हम लोग 4 के D को कंप्लीट करना है। अभी हम लोग आधा सफर भी नहीं कर पाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का D जो है क्या कहता है, व्हाट इज फेलिंग सोल्यूशन। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं फेलिंग सोल्यूशन, और पहले इसके बाद करते हैं, इसके बाद में इसे मैं आगे क्वेश्चन जोड़ा गया है उसको करेंगे। तो इसमें हो जाएगा, इट इज ए मिक्सचर ऑफ एल्कलाइन क्यूप्रिक सल्फेट, इट इज ए मिक्सचर ऑफ alkaline cupric sulfate. It is a mixture of alkaline cupric sulfate and sodium potassium salt and
सोडियम, पोटेशियम, salt of tartaric acid and forms of tartaric acid and forms Cu2 plus 2OH, Cu2 plus 2OH कॉम्प्लेक्सेस, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। एल्डिहाइड reduce failing solution into aldehyde reduce failing solution into Cu2 and red PPT. While Cu2O and red PPT, while ketone do not react failing solution। एल्डिहाइड रिएक्ट करता है रिड्यूस होकर के क्यूप्रिक ऑक्साइड का, रेड पीपीटी देता है, और जो कीटोन होते हैं वो फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसी में एक क्वेश्चन में जोड़ा गया है कि व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन इट इज हीटेड विद ग्लूकोज, गिव इक्वेशन आल्सो। तो CHOH का होल 4 CH2OH, इसको रिएक्ट कराया फेलिंग सोल्यूशन के साथ, तो ये बना देगा COOH, CHOH का होल 4 CH2OH, इट्स ग्लूकोनिक एसिड, प्लस Cu2O रेड पीपीटी ऑक्टेन होता है, रेड पीपीटी। तो इस तरीके से फोर्थ का डी भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और हम लोग चलने वाले हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलने वाले हैं। 5 का ए कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोल फ्रैक्शन। तो हेडिंग डाल दो भैया, मोल फ्रैक्शन, और आगे बढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोल फ्रैक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ moles, it is the ratio of the number of moles of one component to the of one component to the of one component to the total number of moles to the total number of moles to the total number of moles of all components of all components present। यानी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट के मोल्स का टोटल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन।
in the solution called mole fraction, called mole fraction, called mole fraction. It is denoted by, it is denoted by x. तो फॉर्मूला बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। फिर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N है नंबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, n प्लस n क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा। इसी में एक न्यूमेरिकल जोड़ दिया गया है, इसी क्वेश्चन पे जोड़ दिया है 4 मार्क्स का। कह रहा है कि ए सोल्यूशन ऑफ यूरिया, अच्छा इसमें एक वो भी देना है, राइट इक्वेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वेशन लिखना है स्मॉल m, हाँ स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो 2 पार्ट कंप्लीट हो गया इसका, अभी एक पार्ट और बाकी है। तो एक पार्ट को हम इसको पूरा ना साफ करके इतना ही साफ करेंगे, इतने में हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। न्यूमेरिकल दिया गया है A solution of urea is 6% by weight. Calculate the mole fraction of urea and water in the solution. तो हम क्या करते हैं, एक तरह साइड यूरिया लिखते हैं और एक साइड लिखते हैं वाटर। यूरिया सॉल्यूट है, सॉल्यूट की वैल्यू 6% मतलब 6 ग्राम हो जाएगी, और यूरिया का मोलर मास 60 दिया गया है। वाटर की बात करें तो वाटर जो है बाई वेट है, तो 100 माइनस 6 इक्वल टू 94 ग्राम्स, और कैपिटल M इज इक्वल टू 18। स्मॉल n फाइंड करेंगे तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m हो जाएगा 6 अपॉन 60 इक्वल टू पॉइंट के 1 मोल आ जाएगा। और कैपिटल N की बात करेंगे तो कैपिटल W अपॉन कैपिटल M हो जाएगा, ये आ जाएगा 94 अपॉन 18, 18 5 जा 90 पॉइंट 2, 18 2 जा 18 2 जा 5.22 मोल्स हो जाएगा। फिर क्या करना है, हमको टोटल मोल्स फाइंड करना है, टोटल मोल्स स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो पॉइंट का 1 प्लस 5.22 इक्वल टू 5.32 मोल्स आ जाएगा। अब हम यहां लगा देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। यूरिया चूंकि सॉल्यूट है तो स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी पॉइंट का 1 अपॉन 5.32। अब पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 इंक्रीज हो जाएगा, और इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, आपके लिए छोड़ दिया। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो कैपिटल N है 5.22 अपॉन 5.32, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 522 अपॉन 532। ये आप लोग डिवाइड करेंगे, आप दोनों का टोटल 1 या 0.99 के समथिंग आएगा, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। आपके लिए छोड़ा है, नहीं आता तो आप पूछ लीजिएगा। 5 के बी पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपने कॉपी कर लिया होगा। वीडियो को पूरा देखें, डाटा को बचा करके, है ना। बड़ी बड़ी कंपनियों को डाटा वापस कर देने से जो बच जाता है उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपका रिजल्ट खराब होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको देना है, इसका डिफरेंस बताना है। तो इसके डिफरेंस में हम लोग क्या लिखते हैं, फाइव का बी है। पहले हम मॉलिक्युलरिटी करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं मॉलिक्युलरिटी की। क्या हो जाएगा,
It is defined as the number of reactant molecules, number of reactant molecules. It is defined as the number of reactant molecules taking part in the reaction. Taking part in the reaction called molecularity. For example, N2 plus, नहीं, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, NH4Cl डिकम्पोज होगा, क्या बनाएगा, NH3 प्लस HCl. अब यहां पर रिएक्टेंट का 1 मॉलिक्यूल्स है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा 1. ठीक है. और फिर आपका आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब हेडिंग डालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इट मे बी डिफाइंड एज द sum of power of the it may be defined as the sum of power of the concentration of the reactants, concentration of the reactant in the rate law expression, in the rate law expression. ये डिफाइन हो गया. और इसी में जोड़ा क्या गया है वो भी देख लेते हैं. In a first order reaction after 100 seconds, the concentration of substance remains half of the initial concentration. Calculate the rate constant. तो इसमें T हाफ की जो वैल्यू दी गई है वो 100 सेकेंड्स दी गई है और आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है. तो फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन T हाफ. तो पॉइंट के 693 अपॉन 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.00693. और इसी को हम लिख सकते हैं 6.93 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, या यहीं पर लिख दें पर सेकेंड तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा. 5 का बी कंप्लीट होगी. एक्सप्लेन गिविंग रीजन ट्रांजिशन मेटल एंड मेजॉरिटी ऑफ देयर कंपाउंड्स are paramagnetic. Transition metals and many of their compounds work as good catalyst. ठीक है. तो तो 5 का सी था हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा था ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेजॉरिटी ऑफ देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक. तो ट्रांजिशन मेटल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अगर हम स्टडी करें तो मोस्टली द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स. इनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये मोस्टली जो है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं. पैरामैग्नेटिक नेचर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. द मैग्नेटिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एज द इस फॉर्मूले से हम किसी भी कंपाउंड के किसी भी एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर सकते हैं. म्यू इक्वल टू n/√n+2. n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और म्यू क्या है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स. bm बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट होती है किसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की.
सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल्स एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड्स वर्क ए गुड कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल्स आर ए गुड कैटलिस्ट। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड इन कैटलिस्ट इन वेरियस प्रोसेस। बहुत सारे प्रोसेस में कैटलिस्ट के रूप में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, उसके कंपाउंड का यूज किया जाता है। इट इज ड्यू टू, ऐसा क्यों करते हैं? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इनका डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, जिसके कारण इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है। एंड देयर लार्ज सरफेस एरिया, और एक बड़ा लार्ज सरफेस एरिया कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल दिया गया एक छोटा सा N2+3H2 2NH3, यहाँ पर Fe कैटलिस्ट का काम करता है और MO कैटलिस्ट प्रमोटर का काम करता है। ये हैबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका 5 का C कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग 5 के D पर 5 के डी में कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग अलोंग विद एग्जांपल लिगेंड्स। तो लिगेंड में क्या कह रहा है? द मॉलिक्यूल और आयंस व्हिच डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम आयन आर कॉल्ड लिगेंड। इट इज ए लुईस बेस। जो सेंट्रल मेटल को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, दैट इज कॉल्ड लिगेंड। फॉर एग्जांपल लेते हैं जैसे कि K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोनाइट, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया तो Fe और CN इसमें जो साइना समूह है वो Fe को एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4K+ और ये हो जाएगा 4-। यहाँ पर Cn जो है हमारा वो क्या है? लिगेंड्स है। ठीक है, और सेकेंड का जो वीबीटी दिया गया है, इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो दी गई है वो भैया एक लॉन्ग क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास ये वीबीटी लिखी नहीं, तो आप 8533049772 पर अपना क्वेश्चन लिख करके, अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट नाम लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हम वीबीटी थ्योरी भेज देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो 6 का ए जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है और ए का जो और है वो भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो 6 नंबर का ए और उसका और दोनों आउट ऑफ सिलेबस है। हम लोग चलेंगे 6 के बी पर। 6 के बी पर चलते हैं। तो 6 के बी में क्या कहा गया है? व्हाट आर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स? व्हाट आर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स डिफाइन करना है। क्या लिखते हैं? दोज एल्कोहल्स which contain only one OH group are attached on alkyl group called monohydric alcohol. Alcohols called monohydric alcohols. For example देखें तो जैसे CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH, यानी चेन कितनी भी लॉन्गेस्ट हो जाए, है ना, ये मेथेनॉल है, ये एथेनॉल है, ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है CH3CHOH CH3, ये प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा, है ना। कैसा भी हो सकता है, बट OH ग्रुप ओनली 1 ही प्रेजेंट होगा
एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स. इट इज क्लासिफाइड फॉलोइंग टाइप्स. नंबर E, primary alcohols. Primary alcohols are 1 degree alcohols. Its general formula RCH2H. यानी लिख सकते हैं कि दोज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्या लिख सकते हैं, दोज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स which contain single bond CH2OH group are called primary alcohols. For example लेते हैं CH3CH2OH. नंबर बी पर आता है सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल. इट्स जनरल फॉर्मूला RrCHOH. इनका जनरल फॉर्मूला RrCHOH होता है. डिफाइन करें तो दोज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स which contain CHOH group are called secondary alcohols, are 2 degree alcohols. Its general formula, एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH3CHOH. सी नंबर पे आता है टर्सरी एल्कोहल. इसका थर्ड पार्ट है या इसी को हम लोग थर्ड डिग्री बोलते हैं. तो इट्स जनरल फॉर्मूला RrCOH. एग्जाम्पल लेंगे तो CH3CH3CH3COH है ना. तो ये बन जाएगा. अब दोज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स which contain COH group are called tertiary alcohol. ठीक है, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, इसके बारे में डिफाइन कर दिया. नेक्स्ट इसी में क्या पूछा गया है, कह रहा है कि व्हाई इज देयर बॉइलिंग पॉइंट हाई. मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है. तो इसी का पार्ट आगे चल रहा है. BP बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट is high because present of hydrogen bonds. प्राइमरी एल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा हो जाता है. इसी में जोड़ा है डिस्क्राइब एनी 2 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स. तो यहां पे लिखते हैं हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स. इसमें नंबर 1 पर डालते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. तो एल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है कि RX प्लस NaOH एक्वस सोल्यूशन लेंगे, ROH बनाएगा प्लस NaX बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल CH3Cl NaOH एक्वस सोल्यूशन CH3OH प्लस NaCl बन जाएगा. C2H5Br प्लस NaOH एक्वस सोल्यूशन होगा C2H5OH प्लस NaBr. अगर हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस NaOH सॉल्यूशन, व्हेन एल्काइल हैलाइड
react with aqueous NaOH solution to form alcohols। ठीक है ना, ये पहला मेथड था। सेकंड मेथड हम लोग ले लेते हैं from ester। तो on hydrolysis RCOOR dash, on hydrolysis of ester, on hydrolysis of ester to form alcohols, to form alcohols। For example, CH3COO C2H5 प्लस H2O, और ये बना देगा CH3COOH प्लस C2H5OH। तो ये हमारा बन जाएगा। और भी कई सारी मेथड है, लेकिन हमसे केवल 2 मेथड पूछी गई हैं, तो हम 2 मेथड को ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से 6 का बी हमारा कंप्लीट हो गया है, और हम 6 के बी के और पर चलेंगे। लॉन्ग आंसर आ चुके हैं, लगभग हम लोग कंप्लीट ही करने वाले हैं 6 के बी का। और 6 के बी के और में क्या कहा जा रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन राइट केमिकल इक्वेशन ओनली। फर्स्ट है वेपर्स ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल आर पास्ड ओवर हॉट कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। आइसोप्रोपिल अल्कोहल को, यानी पहला CH3CHOH CH3, ये हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल होगा। क्या होगा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल होगा। इसका ऑक्सीडेशन होता है Cu की प्रेजेंस में और 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये बनाएगा CH3CO CH3, CH3CO CH3 और प्लस हाइड्रोजन, यानी कि एसीटोन है। ये क्या एसीटोन बनाता है। अगर हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराएंगे तो एसीटोन बनेगा। नंबर 2 पे फिनॉल रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3। फिनॉल रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3। तो सेकेंड पार्ट जो होगा वो फिनॉल के लिए होगा। क्या है भैया? OH HNO3। डाइल्यूट की बात की जा रही है। डाइल्यूट HNO3 एंड कोल्ड और ठंडे की, तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल देगा NO2 प्लस OH NO2। आर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। इसका थर्ड क्या दिया गया है? थर्ड में कह रहा है कि वेपर्स ऑफ एथिल अल्कोहल आर पास्ड ओवर Al2O3 एट 250 डिग्री सेल्सियस। वेपर ऑफ एथिल अल्कोहल, तो C2H5OH प्लस HO C2H5, इसकी वेपर्स को पास कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ओवर Al2O3 ओवर 250 डिग्री सेल्सियस पर। तो C2H5O C2H5 प्लस H2O डाई एथिल ईथर, इतना पार्ट निकल जाएगा। तो बचा गया C2H5O C2H5, यानी डाई एथिल ईथर निकल जाता है, यह प्रिपेयर्ड होता है। चौथा पार्ट है फिनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3। नंबर 4 है फिनॉल को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेट HNO3 के साथ तो 3 HNO3 लेंगे और ये हो जाएगा कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है NO2 TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्लस 3H2। दोनों में डिफरेंस है, डाइल्यूट के साथ करता है तो आर्थो और पैरा नाइट्रो देता है, और कंसंट्रेट के साथ करता है तो ये देता है। नंबर 5 की बात करें तो 5 नंबर पर क्या कह रहा है
Ethyl alcohol is heated with iodine and NaOH. Ethyl alcohol CH3CH2OH plus 4I2 plus 6 NaOH, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो आयोडो फॉर्म बनता है CHI3 प्लस HCOO Na प्लस 5 NaI प्लस ऑक्सीजन 6 और 1 7 और 2 निकल गए, मतलब 5H2 आयोडो फॉर्म बनेगा CHI3। तो ये रहा भैया 6 के बी का, और जो कि कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 क्या है? व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? दीज आर। तो 7 का जो ए है उसमें आपको SN रिएक्शन लिखना है, जो कि चैप्टर नंबर 6 में मिल जाएंगे आपको। अगर आपके पास नहीं है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप सेंड कर दीजिए अपना क्वेश्चन और हम आपको आंसर सेंड कर देंगे। थ्योरेटिकल है, लंबा हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। अथवा 7 के ए का और रिएक्शन दी गई है। तेरा हाउ विल यू ऑब्टेन 2-bromobutane from 1 butene, है ना? 2-bromobutane from 1 butene। अच्छा भैया, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1 ब्यूटीन है। इससे हमें बनाना है 2-bromobutane, HBr से रिएक्ट करवा देंगे तो CH3 CH2 CHBr और CH3, ये बन गया 2-bromobutane। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाती है। सेकेंड पार्ट पर कहता है, सेकेंड रिएक्शन के लिए क्या कहा गया है? सेकेंड रिएक्शन है बेंजिल अल्कोहल फ्रॉम बेंजिल क्लोराइड। तो CH2Cl ये बेंजिल क्लोराइड है, इसको हम KOH या फिर NaOH के एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करा देंगे तो बेंजिल अल्कोहल हमें ऑब्टेन हो जाएगा, प्लस HCl बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या कह रहा है कि मेथिल साइनाइड फ्रॉम मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल साइनाइड फ्रॉम मेथिल ब्रोमाइड, तो मेथिल साइनाइड CH3Br को रिएक्ट करा दीजिए KCN के साथ तो KBr बाहर हो जाएगा और मेथिल साइनाइड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे कह रहा है एथेनॉल फ्रॉम एथिल क्लोराइड। नंबर 4 एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl, इसको KOH या फिर NaOH के एक्वस सोल्यूशन के साथ सेम रिएक्शन हो रही है, CH3CH2OH प्लस KCl बाहर हो जाएगा। नंबर 5 बॉक्स बना दिया करें, बॉक्स से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। एथीन फ्रॉम मेथिल आयोडाइड, तो CH3I प्लस 2Na प्लस ICH3, ये वुर्ज रिएक्शन है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, वुर्ज रिएक्शन है, तो ये बन जाएगा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaI एथेन बन जाएगा। तो हमारा 7 का ए भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम 7 के बी पर चलते हैं, तो इसको हम साफ करते हैं। आपने कॉपी कर ही लिया होगा। सेवन का बी क्या कहता है? गिव लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड गिविंग केमिकल इक्वेशन। व्हाट हैपेंस व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज हीटेड विद कास्टिक सोडा।
तो इसकी लेबोरेटरी मेथड जो है, गिव लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ तो आपको चैप्टर नंबर 8 पर मिल जाएगी, चैप्टर नंबर 8 पर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको नहीं मिलता है तो जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है आप उस पर बड़े आराम से सेंड कर दीजिएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन फॉर्मेलिटी इज हीटेड विद कास्टिक सोडा, 2HCHO प्लस NaOH के साथ अगर हम इसको हीट करते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल एल्कोहल बनाता है और एक कार्बोक्सिलेट साल्ट बनाता है। ये बन जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा हीटेड। 7 के बी का जो और है वो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन बता रहा है और क्लीमेंसन रिडक्शन बता रहा है ना। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन के बारे में कह रहा है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सेवन के बी का और का पहला FRIEDL फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बी का और का पहला, 7 का बी है वो आपको थ्योरी में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा। 7 के बी का और का पहला कह रहा है फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब रिएक्ट कराएंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो एसाइल ग्रुप आर इंट्रोड्यूस एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। एसाइल ग्रुप जो होता है वो इंट्रोड्यूस करता है आर्थो और पैरा पोजीशन पर बाय रिएक्शन विद एसिल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एज कैटालिस्ट, जो कि कैटालिस्ट के फॉर्म में रिएक्ट करता है। ठीक है ना, कैटालिस्ट के फॉर्म में रिएक्ट करता है। तो एनिसोल था या इसको मेथॉक्सी फिनॉन कह सकते हैं हम, और इसको हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। OCH3 COCH3 आ जाता है, माइनस के HCl बाहर होते हैं, तो इसका नाम होगा आर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनॉन और ये हो जाएगा पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनॉन ऑब्टेन हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन थी क्लीमेंसन रिडक्शन था। तो व्हेन एल्डिहाइड आर कीटोन्स आर रिएक्टेड विद जिंक अमलगम then they get reduced to hydrocarbons। जब एल्डिहाइड अथवा कीटोन्स रिएक्ट करता है जिंक अमलगम के साथ तो then that get reduce होकर के हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन करता है, हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन। तो CH3CHO ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। 4 हाइड्रोजन्स रिडक्शन जब भी करवाएंगे हाइड्रोजन की प्रेजेंस में करवाएंगे, तो 4 हाइड्रोजन जिंक अमलगम HCl CH3CH3 प्लस H2O। इसी तरह अगर हम कीटोन का एग्जांपल दें CH3CO CH3 प्लस 4H, सेम कैटालिस्ट होगा CH3CH2, ये एथेन बना, ये प्रोपेन बना, एक हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन होते हैं प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा सेट नंबर 3 2022 सेट नंबर 3 347 GJ कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगले टाइम पर मिलेंगे आपको सेट नंबर 4 पर।
आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, बढ़िया से बढ़िया प्रिपरेशन करते रहिए, लगे रहिए और मन से लगे रहिए। हमारे चैनल पर बने रहें। सारे अनसॉल्व्ड यानी 2022, 23, 24 का सलूशन आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो बात करते हैं भैया, ठीक है। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सकें। और चैनल में लाइक सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और साथ में भैया एक कमेंट भी कर दें आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने पर वीडियो बनता है, इसलिए आप एक लाइक, कमेंट्स और खुद पढ़ें और अपने फ्रेंड सर्किल को भी पढ़ाएं, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट सेट।